वोकैब, राइट। वोकैब की अगर हम बात करें तो वोकैब जो है आपका, चाहे स्टेट वैकेंसी हो चाहे आपकी सेंट्रल की वैकेंसी हो, इन दोनों में ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम इसकी शुरुआत सबसे पहले वोकैब से ही करते हैं एक बार। तो देखो वोकैब में आपके क्या क्या सेक्शन है जो हर एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली यूज़ किए ही जाते हैं। तो इधर इस क्लास में हम सिर्फ टॉपिक्स को कवर करेंगे, ना कि किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को, क्योंकि हम उन्हीं कॉमनली चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं जो सभी एग्ज़ाम में कॉमन है। जैसे अगर हम वोकैब की बात करें तो चाहे आपका वन वर्ड हो, सिनो हो, एंटो हो, राइट, आपके होमोनिम्स हो, अब तो ये कन्फ्यूजिबल वर्ड के नेम से भी जाने जाते हैं और अब काफ़ी एग्जाम में इनको यूज़ भी किया जा रहा है, राइट। एक आया है कॉलोकेशन, जो अभी आपके एसएससी की वैकेंसी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब बच्चे इसमें क्या डाउट में आ जाते हैं कि कॉलोकेशन है क्या। कॉलोकेशन इज जस्ट सूटेबल वर्ड, कि भाई कौन से शब्द के साथ कौन सा शब्द जाना चाहिए, वो है जिसे भी हम अपने क्लास में कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब इसी में हम सेक्शन लेंगे ईडियम फ्रेजेस का। ईडियम फ्रेजेस और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो फ्रेजल वर्ब। तो ये तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वोकैब के पोर्शन को, है ना। नेक्स्ट हम ग्रामर का पोर्शन लेंगे। ग्रामर में जो बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं वो आप सभी जानते हैं, चाहे वो आपके टेंस हो चाहे वो आपके मॉडल हो, राइट। आर्टिकल्स हैं, डिटर्मिनर है, तो हम उन्हीं सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। और एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम जिन जिन क्वेश्चन को लिया गया है हम उन्हीं को उसी तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आजकल जो है स्टेट वैकेंसीज में भी काफ़ी अच्छी इंग्लिश को यूज़ किया जाने लगा है, राइट। तो चलिए इस क्लास में अभी हम करने वाले हैं जो प्रीवियसली आपके आए हैं सीपीओ में कुछ क्वेश्चंस वन वर्ड के, ठीक है। तो देखो कहता है कि द हस्क ऑफ कॉर्न और अदर ग्रेन्स सेपरेटेड बाय विनोइंग और थ्रेशिंग। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि भाई क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। द हस्क, हस्क होता क्या है, आपने देखा होगा, जो इंग्लिश में बोलूँ तो आउटर कवरिंग कहलाता है। आउटर कवरिंग यानी कि किसी भी ग्रेन हो, कोई भी अनाज हो या कॉर्न हो, उसके ऊपर का जो भाग है छिलका जो उसका कहलाता है, राइट, है ना। द हस्क ऑफ कॉर्न और अदर ग्रेन्स सेपरेटेड बाय विनोइंग और थ्रेशिंग। अब देखो छिलका तो है, ऑप्शन में देखो हे, पील, फॉडर और चाफ दे तो रखा है। अब बहुत से स्टूडेंट हैं शायद जो अवेयर होंगे पील से, पील का मतलब भी छिलका होता है ना। लेकिन ये कह रहा है कि भाई एक ऐसा आउटर कवरिंग यानी ऐसा हस्क जो सेपरेट किया जाए विनोइंग और थ्रेशिंग के द्वारा। अब विनोइंग का मतलब क्या होता है, फटकना। हम जैसे चावल वगैरह को भी क्लीन करते हैं तो एक बड़ी सी परात में उसको फटकते हैं ताकि उसमें से जो धूल मिट्टी हल्का कचरा जो है वो आगे आ जाता है, राइट। और थ्रेशिंग का मतलब होता है ताड़ना, यानी बाय रिवॉल्विंग यानी घुमा के जिसमें सफाई की जाए। तो इन हिंदी इट इज कॉल्ड ताड़ना, है ना। तो अब देखो ये कह रहा है कि अब इस तरीके से, अब जैसे मान लो आप ऑरेंज खा रहे हो तो आप ऑरेंज के छिलके को कभी भी विनोइंग करके या थ्रेशिंग के मेथड से अलग नहीं करते हो, है ना। तो इसीलिए मैं उसे पील नहीं कहूंगी, क्योंकि पील तो जैसे बनाना पील है, ऑरेंज पील है, ये छिलका है जिसे आप हटा रहे हो। हे क्या कहलाती है, हे कहलाती है आपकी सूखी घास, राइट। फॉडर, फॉडर कहलाता है चारा, जो घास फूस चारा आप अपने कैटल के लिए रखते हो वो। अब बात आती है शाफ। शाफ इज एक्चुअली एक ऐसा ऊपर का छिलका है जिसे हम अनाज है या कोई भी चीज़ है उसे कूट के, छान के, है ना, फटक के अलग करते हैं। तो इट्स कॉल्ड, छांटन भी कह सकते हो इन हिंदी अगर हम बात करें तो, है ना। इसलिए इसको हमने छाटन में इसलिए दे दिया क्योंकि इसको छांट करके फटक करके अलग किया जाता है। अब कह रहा है इरेशनल फियर ऑफ वाटर, इरेशनल फियर ऑफ वाटर यानी कि किस पानी से अत्यधिक डर। अब सबसे पहला ऑप्शन है मेरा क्लॉस्ट्रोफोबिया। अब क्लोज आप सभी ने सुना होगा, क्लोज का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें तो इट इज कॉल्ड बंद,
ठीक है। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया, फोबिया तो आप सभी जानते हैं, फोबिया का अर्थ है फियर, इन सभी शब्दों में फोबिया को यूज किया गया है ना। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया लाइक किसी बंद जगह का डर, किसी तंग जगह का डर, तो हम कहते हैं जैसे नैरो स्ट्रीट्स होती हैं, सकरी गली हो गई, छोटा कमरा हो गया, ऐसे फील होता है कि छत बहुत नीचे है, बहुत छोटा छोटा सा है, आपको बहुत घुटन फील हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड क्लॉस्ट्रोफोबिया, यानी किसी बंद जगह का डर। अब देखो एक्रोफोबिया, एक्रो आपने ना मैथमेटिक्स पढ़ते वक्त एक्यूट एंगल जरूर पढ़ा होगा, तो एक्यूट मतलब जो बिल्कुल पॉइंटेड हाई पॉइंट पर होता है ना। तो एक्रोफोबिया बिल्कुल उसी से बना है, एक का मतलब ही क्या होता है, ऊंचा, तो इसलिए एक्रोफोबिया को आप क्या कहोगे, ऊंचाई का डर, ऊंचाई का डर। अब आता है नेक्स्ट कैकोफोबिया। देखो कैकोफोबिया जो आजकल देखा जा सकता है, हालांकि पहले भी ऐसा ही था, क्योंकि कोई भी मनुष्य ये नहीं चाहता कि वो किसी भी रूप से भद्दा या बदसूरत दिखे। तो कैकोफोबिया जो है वो बदसूरती का डर है। जो आपने अक्सर लड़कियों में देखा होगा, वो हमेशा चाहती है कि वो सुंदर ही दिखे, है ना, तो बदसूरती का डर। हाइड्रो की बात करें तो हाइड्र का मतलब होता है वाटर, बता देती हूँ मैं आपको। और फोबिया डर है, तो यही आपका राइट ऑप्शन होगा, हाइड्रोफोबिया इरेशनल फियर ऑफ वाटर। वन हु इज स्किल्ड एंड एलोक्वेंट इन पब्लिक स्पीकिंग। अब देखो क्या पूछ रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो स्किल्ड हो और साथ ही साथ एलोक्वेंट भी हो। एलोक्वेंट का मतलब होता है सुवक्ता, यानी कि जो अपनी बात को स्पष्ट रूप से किसी भी व्यक्ति के समक्ष रख सके, इन पब्लिक स्पीकिंग। अब देखो लेक्चरर भी बात को व्यक्त करने वाला मनुष्य है, लेकिन लेक्चरर करता क्या है, पढ़ाता है, तो अभी हम इसको ये तो नहीं कहेंगे कि वो पब्लिक स्पीकिंग के लिए। अब कोई भी लेक्चरर जाकर के पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कक्षा में अपनी अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से दे सकता है ना। तो लेक्चर तो हम एक तरीके से टीचर मान लेते हैं। अब आया स्पोक्स पर्सन। अब स्पोक्स पर्सन को भी कहते तो हम वक्ता ही हैं, प्रवक्ता कहलाता है। हालांकि वैसे ये भी काम तो कहने का ही करता है, काम ये भी कहने का करता है ना, बोलने का ही काम है इन लोगों का मेजरली। और एक है ओरेटर, ओरेटर भी वक्ता ही होता है, ओरल से बना है ना, ध्यान रखिएगा। अब जब डाउट में आ जाओ कि भाई स्पोक पर्सन और ऑरेटर दोनों ही तो कहने का काम करते हैं, स्पोक पर्सन भी तो पब्लिकली आके कहता है और ऑरेटर भी कह रहा है, लेकिन स्पोक पर्सन हमेशा किसी कंपनी के बिहाफ पर, जैसे हम नहीं बोलते कहीं का एम्बेसडर है, वो उसके उसके बिहाफ पर काम करेगा, यानी उसके बिहाफ पर वो बात रखेगा। तो प्रवक्ता जो किसी के बिहाफ पर बात करे, यानी कि जैसे किसी कंपनी का व्यक्ति है और वो अपनी पूरी कंपनी के बिहाव पर किसी उसके मैसेज को कन्वे करता है, उसकी बातों को दुनिया के समक्ष रखता है। अब ये है ऑरेटर, इसे हम बोलते हैं वक्ता, जो क्या है, जो प्रॉपर तरीके से स्किल्ड है और साथ ही साथ सुवक्ता है, अपनी बात को रखने की उसके अंदर कला है ना। तो दैट इज राइट आंसर कि ऑरेटर एक ऐसा मनुष्य है जो स्किल्ड है और जो एलोक्वेंट है इन पब्लिक स्पीकिंग। एक्टर आप सभी वाकिफ हैं, ये क्या कहलाता है, अभिनेता, राइट। चलो नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, अ लीगल डॉक्यूमेंट। अब देखो ये जो चीज है ये आपकी ग्लोसरी में भी काउंट हो सकता है ना। अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑथराइजिंग द पुलिस और अनदर बॉडी टू मेक एन अरेस्ट और सर्च प्रीमाइसेस। अब एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जो आपको क्या करता है, अथॉरिटी देता है, ऑथराइजिंग करना यानी कि आपको अथॉरिटी देना। किसको अथॉरिटी दे रहा है, पुलिस को या किसी अदर बॉडी को, किस चीज की, टू मेक एन अरेस्ट, कि वो आपको अरेस्ट कर सके, अर्थात किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सके या वहां पर तलाशी ले सके। अब ऑप्शंस आर डिक्री, वारंट, लाइसेंस और परमिट। देखो बहुत आसान है, क्योंकि अभी की जो जनता है वो सभी पिक्चर देखती है, मूवीज देखती है और साथ ही साथ सीरियल्स भी देखती है और बहुत सारे एक्टिव रहते हैं, है ना। तो सभी जानते हैं कि वो क्या है, ऐसा ऐसा कैसा डॉक्यूमेंट है जो उसको परमिशन देता है। तो सब जानते हैं कि भाई वारंट कहलाता है ना। वारंट होता है जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए या उसके वहां की तलाशी लेने के लिए यूज किया जाता है पुलिस के द्वारा। डिक्री तो कहलाता है जैसे कि बस कोई ऑफिशियल
हुक्मनामा। लाइसेंस आप सभी जानते हो, लाइसेंस जब किसी व्यक्ति को मिलता है तो यानी कि उसको किसी काम को करने की अनुमति मिल जाती है, तो ये कहलाता है अनुज्ञा पत्र। और परमिट इज कॉल्ड अनुमति देना, वर्ब है ये, परमिशन नाउन होता है, इसलिए मैं यहाँ पर परमिट लिख के लिए अनुमति देना लिख रही हूँ। अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, एक ऐसा स्टेटमेंट है ना जो क्या है, बिल्कुल ओपन है टू मोर देन वन, यानी एक से भी ज्यादा व्याख्याओं के लिए, तो व्याख्या इंटरप्रिटेशन कहलाता है। यानी कि कोई एक ऐसा स्टेटमेंट पास कर दिया जिसको अलग अलग रूप से जिसकी व्याख्या की जा रही है, यानी कि वो एक सटीक रूप से कोई चीज है जिसकी कन्वे ही नहीं हो रही है। तो मतलब क्या हो गया, जिसके अलग अलग अर्थ निकले, यही कहलाएगा। एक कहता है एक्सप्लिसिट, एक कहता है पैल्पेबल, एक कहता है टेंजिबल और एक कहता है एम्बिगियस। देखो एक्सप्लिसिट का तो मतलब होता है जो ऐसी चीज जो बिल्कुल ही सुस्पष्ट हो, यानी कि सामने वाले व्यक्ति उसको पूर्ण रूप से अच्छे से समझ सके, एक्सप्लिसिट। और पैल्पेबल की अगर बात करें तो पेल का मतलब होता है फील, ठीक है। और एबल का मतलब आप सभी जानते हैं, एबल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, यानी जिसमें किसी काम को करने की क्षमता हो। एबल आपकी एडजेक्टिव का सफिक्स है, राइट। तो यानी कि जिस चीज को फील किया जा सके, है ना। तो इसके लिए आप ये भी लिख सकते हो जो बिल्कुल आप फील कर पा रहे हो, यानी कि आपको दिख रही है, आप किसी चीज को महसूस कर रहे हो, तो वो आपके लिए क्या है, एविडेंट है, या फिर आपके लिए वो चीज क्लियर है। और साथ ही साथ हिंदी में अगर हम एक और अर्थ जाने तो पैल्पेबल का अर्थ एक और है जो ये कहता है कि कोई चीज स्पर्शनीय है जिसे आप टच कर सकें, विच इज कॉल्ड टचेबल, ठीक है। अब देखो टेंजिबल, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल तो हमने पहले भी साइंस में पढ़ा है। टेंजिबल दैट कैन बी टच्ड, अर्थात जिसे छुआ जा सके, है ना। और टेंजिबल असेट भी कहलाता है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, टेंजिबल असेट यानी कि जो आपकी ऐसी असेट है जो आप टच कर सकते हो, जैसे लिक्विड असेट होती है तो, है ना, उसी रूप में ये टेंजिबल असेट है, यानी कि जिसे आप क्या कर सकते हो, छू सकते हो। एम्बिग्यूअस जो एम्बिग्यूटी लेकर के आए, देखो एम्बी का मतलब ही यहां से देखना, इसका मतलब होता है अराउंड, और अराउंड का मतलब क्या होता है, चारों तरफ या फिर इर्द गिर्द, यही भाव देता है। तो कोई ऐसी बात जो इर्द गिर्द घूमे लेकिन मुद्दे पर ना आए, तो वही चीज है जिसका अलग अलग अर्थ निकल जाए, तो इसको हम बोलते हैं अनेकार्थी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यही होगा कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसकी अलग अलग व्याख्या निकले तो वो एम्बिगियस है। टू स्किप अबाउट प्लेफुली, प्लेफुली यानी कि बहुत मजे में, खुश मिजाजी से। स्किप करने का मतलब आप जानते हो कि कूदना, जंप करना, राइट। लेकिन कैसे कूदना है, प्लेफुली। अब देखो ऑप्शन क्या कहते हैं, एक कहता है ट्रंडल, एक कहता है स्क्रैम्बल, एक कहता है गैम्बल, एक कहता है एम्बल। तो देखो सबसे पहले हम ट्रंडल की बात कर लेते हैं। ट्रंडल का तो अर्थ ही है कि या तो खुद से धीरे चल रहे हैं, जैसे हम खुद धीरे धीरे चल रहे हैं, या हम गाड़ी चलाते हैं, बेसिकली इसको व्हील्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि हम गाड़ी को धीरे 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 मूव करवा रहे हैं, तो यार ये क्या लगेगा, या तो धीरे चलना या फिर चलाना, ठीक है। अब देखो स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल किससे बना है, स्क्रैबल से, बता देती हूं मैं। और स्क्रैबल का मतलब क्या होता है, स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब जानते हो, जब आपको थोड़ा परेशानी हो, ठीक है। तो उसी से देखो, स्क्रैबल से स्ट्रगल और स्क्रगल से आपका स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल का मतलब कष्ट पा करके या स्ट्रगल करके, क्लाइम वर्ड सुना होगा, क्लाइम, क्लाइम करना, अर्थात ऊपर की तरफ चढ़ना। जब आप स्ट्रगल फील कर रहे हो, यानी कि आप थक रहे हो या आपसे चला नहीं जा रहा हो, इट इज कॉल्ड स्क्रैम्बल। अब देखो गैम्बल क्या कहता है, गैम्बल इज इक्वल टू
कूद फांद करना। अब कूद फांद कौन करता है? बच्चा करता है ना। अब नेक्स्ट है एम्बल। एम्बल देखो, एम्बुलेंस आप सभी जानते हैं, सभी परिचित होते हैं एम्बुलेंस से। एम्बुलेंस से होता क्या है? किसी भी मरीज को लेके जाती है एम्बुलेंस, है ना, जिसमें वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा है, बिना उसको किसी परेशानी के उसको बस उसमें लेके जाया जा रहा है। अब लेके भी किसको जा रहे हैं? मरीज को। क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि मरीज चल नहीं सकता। तो जब नहीं ध्यान आए एम्बल, तो समझ जाना एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस का मरीज जब उतरेगा तो कैसे चलेगा? धीरे धीरे चलेगा। तो एम्बल का मतलब ही धीरे धीरे चलना होता है। ठीक है, चलो। नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग। अब कोई ऐसा टैलेंट जो व्यक्ति में पहले से ही व्याप्त करता है, यानी कि नेचुरली उसने कोई उसकी शिक्षा नहीं ग्रहण करी, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो टैलेंट है। फ्लेवर, फ्लेवर तो सभी जानते हैं, किसी चीज का स्वाद। फेवर, फेवर क्या होता है? जब आप किसी व्यक्ति से उसका सहायता मांगो, भाई आई नीड योर फेवर, मुझे आपकी सहायता चाहिए। या फिर जब मतलब तुम क्यों उसका फेवर ले रहे हो, तो मतलब कि क्यों तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो, तो फेवर तरफदारी भी कहलाता है। फीलिंग, फीलिंग होती है भावना, है। अब आया फ्लेयर। अब बच्चा क्या कंफ्यूज हो जाता है, एक होता है फ्लेयर ये वाला, FLARE, ये फ्लेयर होता है घेर, जैसे कपड़ों में घेर होता है, स्कर्ट में, लहंगे में, कुर्तों में, ये वाला फ्लेयर है ये। लेकिन ये फ्लेयर कहलाता है किसी व्यक्ति का आचरण, किसी व्यक्ति का स्वभाव। अब देखो, तो जाहिर सी बात है किसी मनुष्य का स्वभाव अगर अच्छा है तो वो शुरुआत से अच्छा है। स्वभाव को अच्छे करने के लिए तो कोई कक्षा नहीं लेनी पड़ती, है ना, कोई टैलेंट नहीं गेन करना पड़ता। तो दिस इज योर नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग, इट इज कॉल्ड फ्लेयर। अ पर्सन हु हैज एक्सेसिव एडमायरेशन ऑफ देमसेल्व्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिस है एक्सेसिव यानी कि बहुत ज्यादा, एक्सेसिव मीन्स बहुत ज्यादा, ठीक है। एडमायरेशन यानी प्रशंसा, ठीक है। ऑफ देमसेल्व्स यानी उसकी खुद की, स्वयं की। तो देखो क्या कहते हैं, फैनेटिक है, नार्सिसिस्ट है, ईगोसेंट्रिक है और ईगोटिस्ट है। तो देखो सबसे पहले हम फैनेटिक की बात करते हैं। फैनेटिक होता है कोई व्यक्ति जो बहुत धर्मपंथी नहीं होता, कट्टर होता है भाई, बिल्कुल कट्टरपंथी वाला भाव, तो इट इज कॉल्ड फैनेटिक। फैनेटिक कट्टर भी कहलाता है, या किसी चीज, एक ही चीज के पीछे जो पागल होता है, दीवाना, उसको भी कह सकते हो। अब क्या नेक्स्ट आता है, कहता है भाई नार्सिसिस्ट आ गया, ठीक है। फिर दूसरा कहता है ईगोसेंट्रिक और ईगोटिस्ट। अब कहीं 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 ये तीनों मुझे एक जैसे समझ में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि भाई ईगो वाला व्यक्ति कैसा होता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा अहम होता है। तो ईगोटिस्ट क्या है, ईगोसेंट्रिक क्या है और नार्सिसिस्ट क्या है, इन तीनों के बीच का हमें डिफरेंस किस प्रकार से ज्ञात करना है। देखो ईगो होता है घमंड, अहम, और सेंट्रिक आया यानी उसी के केंद्र में होने वाला। तो मैं बोल रही हूँ ईगोसेंट्रिक है यानी कि अहंकार पूर्ण है, यानी जो किस के सेंटर में है भाई, अहंकार के, है ना। अब देखो इसको कैसे याद करोगे, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, यानी कि सिर्फ खुद की सोच को लेकर के, अहमवादी जो सोच होती है ना, इट इज कॉल्ड ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, ठीक है। अब आ रहा है नार्सिसिस्ट और ईगोटिस्ट। अब ईगोटिस्ट और नार्सिसिस्ट के बीच का डिफरेंस देख लो। ईगोटिस्ट होता है जो स्वयं के बारे में सोचता है, यानी कि जो स्वार्थी होता है, जिसे हम सेल्फ सीकर भी बोल सकते हैं, है ना, खुद की सोचने वाला या स्वार्थी, ठीक है। है नार्सिसिस्ट। तो नार्सिसिस्ट ऐसा मनुष्य होता है जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है। नार्सिसिस्ट अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाला, यानी कि स्वयं की प्रशंसा करने वाला, जो अपने आप में ही मुग्ध हो, ठीक है। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, क्या कह रहा है कि भाई जो करेक्ट ही ना किया जा सके, अर्थात जिसे सही ना किया जा सके, जिसके सही करने की संभावना ही नहीं हो। अब वर्सेटाइल तो एक पॉजिटिव वर्ड है, किसी मनुष्य के लिए यूज किया जाता है, तो अपन ये तो नहीं कह सकते कि ये हो सकता है। तो वर्सेटाइल तो क्या है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के गुण हो, तो हम इसे बोल सकते हैं बहुमुखी। इन
इनका मतलब क्या होता है, नो या फिर नॉट। और कॉरिजियर एक वर्ड होता है जिसका अर्थ होता है वर्ब के रूप में टू करेक्ट। अब मैंने पहले ही उसके आगे एक प्रीफिक्स लगा दिया जो नॉट का भाव रख रहा है, तो नॉट टू करेक्ट यानी कि जो सही होने के लिए ना हो। तो क्या आंसर जाना चाहिए, इनकॉरिजिबल। फिर कहता है इंडिफैटिगेबल। अब चलो आंसर तो मिल गया, लेकिन दिया हुआ शब्द तो सुने, समझे। इनका मतलब अभी बताया, नो या फिर नॉट। अब आपने शायद फैटिक वर्ड तो सुना होगा, FATGUE, है ना। ध्यान करना, वही वर्ब वाला भाव है, शब्दों को सीखना जरूरी है। फैटिक कहलाता है थकान, ठीक है। अब उसी से बना है इनडिफैटिगेबल। तो इन कहता है नो, डिफैट यानी कि जो थकान ना लेकर के आए, तो यानी कि इन एडजेक्टिव भी है साथ ही साथ दिख रहा है, एबल वाला भाव आ गया। तो इसे मैं क्या कहूं कि भाई जो थके ना, यानी कि ना थकने वाला, ना थकने वाला। वल्नरेबल, वल्नरेबल कहलाता है दैट कैन बी इजीली अफेक्टेड, जिसे आसानी से अफेक्ट किया जा सके। और जब भी कोई चीज किसी व्यक्ति को आसानी से अफेक्ट करती है, वो मनुष्य जो होता है वो कमजोर होता है, ठीक है। अ वुडन फ्रेम फॉर होल्डिंग एन आर्टिस्ट वर्क वाइल इट इज बीइंग पेंटेड और ड्रॉन। एक लकड़ी का फ्रेम है ना, जो होल्ड करने के काम आता है आर्टिस्ट के काम को, वाइल इट इज बीइंग पेंटेड और ड्रॉन। आपने देखा होगा कई बार, टीवी पे देखा होगा, या आप में से कोई बच्चा पेंटिंग करता होगा तो वो बहुत ज्यादा परिचित होगा इन सभी चीजों से, कि एक वुडन का पूरा पूरा फ्रेम आता है जिसके ऊपर पूरा एक या तो फैब्रिक होता है या वो पेपर होता है, उसके ऊपर लगाया जाता है और उसके बाद में उसके ऊपर पेंटिंग की जाती है ना। अब आया लेक्टर्न, प्लेटफॉर्म, ठीक है। फिर कहता है ईजल और एक कहता है पोडियम। पोडियम तो नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला जो वर्ड है अक्सर हम लोगों ने अपने स्कूल टाइमिंग में बहुत सुना है कि वो पोडियम पे खड़ी। पोडियम होता क्या है, एक छोटा सा मंच होता है, ठीक है। लेक्टर्न क्या होता है, लेक्टर्न की बात करें तो आपने अक्सर देखा होगा कि वुडन का एक बहुत बड़ा आयताकार रूप में रखा हुआ होता है जिसका एक स्लैंट पोजीशन होता है, जिसके ऊपर कोई भी मनुष्य अपनी किताब को या अपनी कॉपी को या अपने द्वारा लिखा हुआ जो पत्र वो लेकर के आया है सभी के सामने प्रकट करने के लिए वहां पे रख के बात करता है, राइट। जिसे अक्सर हम पोडियम कह देते थे, लेकिन वो पोडियम नहीं कहलाता, ये भाषण मंच कहलाता है। क्या कहलाता है, भाषण मंच। यानी जिसके पास या जिस पर आप खड़े होकर के, आपने देखा होगा अक्सर स्टेज के साइड में रखा हुआ होता है ना, जिसपे माइक लगा हुआ होता है, इट इज कॉल्ड लेक्टर्न। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म तो मंच, अब वो चाहे कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो वो मंच कहलाता है, ठीक है। फिर कह रहा है ईजल, ईजल, अब देखो ये मंच का भाव है, ये मंच का भाव है और ये मंच का भाव है, पर जो इसने पूछा है ये मंच नहीं है, ये तो एक फ्रेम है वुडन। तो इसे कहते हैं हम चित्राधार, यानी जो आधार दे, किसको आधार दे, जिस भी चीज को आप पेंट कर रहे हैं उसका बेस बने। तो क्या राइट आंसर होना चाहिए, ईजल। तो ये कुछ वन वर्ड हैं जो हम लेकर आए हैं। आगे की क्लास में भी प्रीवियस ईयर में दिए हुए क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ ग्रामर के भी क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे उसी के कॉन्सेप्ट के साथ में। पहले कुछ कॉन्सेप्ट चलेगा और उसके बाद में उससे रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको लेकर आया जाएगा।